हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 के 3 चैप्टर्स एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन। पहले मैं इन चैप्टर्स को 3 अलग अलग शॉर्ट्स में कवर करने वाला था, लेकिन आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए मुझे लगा कि इन्हें एक शॉर्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट। अबिजान आइवरी कोस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड एक सिटी है। इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को रिच और पुअर में डिवाइड करती है। मैं चाहूंगा कि आप जो ये डेटा लिखा है इसे अपनी ही एनसीईआरटी बुक या फिर स्टेट बुक के अकॉर्डिंग मैच कर लें। जो लेटेस्ट डेटा होगा वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री है। ये काफी सालों से इंडिया में जो ग्रोथ हुई है इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पॉवर्टी वाले चैप्टर में। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में आती है और इसीलिए इंडिया कई सालों से डेवलपिंग कंट्री के दर्जे पर है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी ऊंचा नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऑयल काफी ज्यादा है और इसलिए वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के कारण वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट की कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। हरियाणा, केरला और बिहार के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमारी बुक में। इतना सारा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप मेन क्रक्स ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादा इनकम होने से ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती। मतलब सिर्फ ज्यादा इनकम हो जाने से ही सब कुछ नहीं होता। एजुकेशन, लिटरेसी और मेल टू फीमेल रेशियो, इन चीजों का भी काफी बड़ा रोल है, जिसके कारण हमारे देश में केरला एक ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कहलाया जाता है हरियाणा के कंपैरिजन में, जबकि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज्यादा है। बीएमआई कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, पर बीएमआई बस आप इतना याद रखें कि 18.5 से कम अंडर नरिश्ड और 25 के ऊपर ओवरवेट कहलाते हैं लोग। एचडीआई रैंकिंग्स, ये रैंकिंग्स भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इसमें मेनली देखने वाली चीज ये है कि श्रीलंका का रैंक काफी अच्छा है इंडिया से, और यहाँ पर म्यांमार जैसी कंट्रीज का रैंक इंडिया से पीछे है, जबकि बांग्लादेश इंडिया के लगभग बराबर पर ही है। एचडीआई रैंकिंग यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को ही नहीं, बल्कि वहां की लिटरेसी, हेल्थ केयर, वहां का सेक्स रेशियो, इन सभी चीजों को देखते हुए बनाया जाता है। ये एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने को प्रमोट करता है। मतलब ये सिर्फ डेटा और थ्योरी के ही बेसिस पर नहीं जाता, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसा है इसे देखने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सुपीरियर रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कंपैरिजन में। स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से 1 है। मतलब 0 से 1 पर मार्किंग की जाती है कंट्रीज की। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, इसके बाद रिसोर्सेज की ही बात की गई है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर ओवर यूज करता है, जिसके कारण आपने देखा होगा इंडिया की कई सिटीज में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम उभर कर आई है। क्रूड ऑयल 46 ईयर्स, ये प्रेडिक्ट किया गया था कुछ सालों पहले कि 46 ईयर्स तक ही लास्ट करेगी। मतलब आने वाले कुछ 30-40 सालों में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा हमारी धरती से। आप अभी देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इतनी ऊपर क्यों चली गई हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो टोटल खपत है वो काफी कम नहीं हुई थी पिछले सालों में, बल्कि जो उसकी प्रोडक्शन थी वो कम कर दी जा रही है, ताकि बाकी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्रूड ऑयल बचाया जा सके। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला हम लोग आते हैं मनी एंड क्रेडिट पे। मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले आपको समझाया गया है कि हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया है। बार्टर सिस्टम इस बेसिस पर काम करता था जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। मतलब जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास है और जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास है। इससे काफी प्रॉब्लम हो जाती थी हमारे एंसेस्टर्स को ट्रांजैक्ट करने में। इसीलिए उन्होंने करेंसी का इंट्रोडक्शन किया। तो सबसे पहले करेंसी के रूप में कैटल, ग्रेन्स जैसी चीजों को यूज किया जाता था। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी चीजों को यूज में लाया गया। बाद में जैसे जैसे सिविलाइजेशंस डेवलप की
पेपर और टोकन करेंसी हमारे चलन में आया। सबसे पहले पेपर करेंसी चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कराई थी हमारे कंट्री में, पर ये काफी बड़ा ब्लंडर रहा था उस समय, क्योंकि लोगों ने उसके कॉपीज बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि काफी सस्ते मेटल का उसने टोकन करेंसी लॉन्च किया था। इससे उसकी जो राजकोष थी, मतलब जो रॉयल कॉफर्स थे, वो खाली हो गए और उसको काफी घाटा झेलना पड़ा था। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब ये इतना सिंपल टर्म्स में ही इसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसे हम यूज करते हैं आपस में लेन देन करने के लिए। अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि हम किसी भी चीज को मनी के रूप में एक्सेप्ट क्यों करें, तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं चाहूं तो मैं इस पेन को करेंसी कह सकता हूं, पर बात यह है कि इस करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप इस पेन को करेंसी कहने से मना कर दिए, तो मेरे पास कोई लीगल राइट नहीं है कि मैं आपको ये पेन देकर उसके बदले कोई सामान आपसे ले सकूं। इसीलिए गवर्नमेंट आती है बीच में। गवर्नमेंट ने क्या इशू किया है कि इस करेंसी को सभी लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और इंडिया में करेंसी इशू करने की जिम्मेदारी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। मतलब सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही पता है कि कितनी करेंसीज रिलीज की जाएंगी, और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा करेंसी नोट्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। ये इसीलिए, मतलब आप अगर उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर ने उतने रुपए का सम हमें दिया है। करेंसी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप उस करेंसी को लेकर किसी ज्वेलर शॉप में गए, तो आपको उस करेंसी के बराबर वैल्यू का गोल्ड दे दिया जाएगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मॉडर्न करेंसीज इसी बेसिस पर काम करती हैं। डॉलर वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी क्यों है? क्योंकि यूएस के पास काफी सारा गोल्ड जमा है उसकी कॉफर्स में, और बाकी कंट्रीज डॉलर के बदले यूएस को गोल्ड देती हैं। हाँ, इसी सिस्टम पर हमारी आज की मॉनेटरी व्यवस्था टिकी हुई है। इसके बारे में हम लोग बाकी जगहों पर भी पढ़ेंगे, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में, जहां $30 को गोल्ड के कुछ पीसेस के अगेंस्ट फिक्स कर दिया गया है, जिसे आईएमएफ जैसी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इस्टेब्लिश की गई हैं। अगला है डिमांड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स बैंक में जमा किए गए पैसे को कहते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जब भी डिमांड करेंगे बैंक से उसके बदले पैसे, तो बैंक हमें वो पैसे लौटा सकती है। चेक एक पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो कि चेक पर मेंशन होता है, वो पे करने के लिए मेरे बैंक अकाउंट से मैं जिसे भी ट्रांसफर करूं उसे। बैंक्स इन इंडिया 15% अपने डिपॉजिट्स का रखती हैं। तो देखिए होता क्या है, बैंक्स पैसे कैसे कमाती है। हम जो पैसा बैंक्स में जमा करते हैं, बैंक्स उसी पैसे को लोन्स के रूप में बाकी लोगों को देती है। तो उस लोन से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है, वो बैंक्स हमें कुछ इंटरेस्ट के रूप में देती है जो कि हमने डिपॉजिट किया। मान लीजिए आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक आपको उसके बदले 5% देती है। मतलब बैंक आपको साल के एंड में 50 रुपीज का इंटरेस्ट देगी। बैंक उस 1000 रुपए को किसी आदमी को लोन के रूप में दे देती है, और उससे बैंक 7% इंटरेस्ट लेगी। तो बैंक ने उससे 70 रुपए लिए और बैंक ने आपको 50 रुपए दे दिए। वो जो 20 रुपीज होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बैंक्स 15% पैसा हमेशा अपने पास रखती है, ताकि अगर हमारे जैसे लोग बैंक से अपना डिपॉजिट वापस लेने गए तो बैंक उन्हें पे कर सके। यही चीज क्या हुआ था कि 1928 के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश के बारे में आपने पढ़ा है नाजिज्म के चैप्टर में। तो वहां पे क्या हुआ था कि इतने ज्यादा लोन्स दे दिए गए थे कि जब लोग अपने डिपॉजिट वापस लेने गए तो बैंक्स के पास कोई पैसा ही नहीं था उन्हें वापस करने के लिए। ऐसे ही पैनिक की स्थिति क्रिएट हो गई और आगे चलकर पूरा ही मार्केट कोलैप्स कर गया। अगला है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट काफी सारे कारणों के से बैंक इशू करती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पर्सनल चीजें खरीदने के लिए जैसे घर, लोन्स, या फिर और भी किसी कारण से।
तो गुड्स ऑफ सर्विसेज की प्रॉमिस करती है मनी को बाद में डिपॉजिट करने के बदले। अगला है कोलैटरल। तो कोलैटरल क्या होता है कि जब भी बैंक्स किसी आदमी को या ऑर्गेनाइजेशन को लोन्स इशू करती है तो उसके बदले वो कुछ प्रॉपर्टी मतलब कोई प्रॉमिस के रूप में कुछ सामान ले लेती है उस आदमी का जो लोन लिया है बैंक से, ताकि ऐसी स्थिति अगर बन गई कि वो लोन नहीं चुका पा रहा तो बैंक उस कोलैटरल को बेचकर अपना पैसा वापस ले सके। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और डॉक्यूमेंट्स को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल हाउस होल्ड, आप यहाँ पर अपने बुक से डेटा को मैच कर लें। मैंने तो पिछली बार इसे खाली ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसे भर लें अपनी बुक को देखकर। पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल क्रेडिट 85% लेती हैं, जबकि रिच हाउस होल्ड सिर्फ 10% ही इनफॉर्मल क्रेडिट लेती हैं। तो देखो, क्रेडिट के दो सोर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्सेज में बैंक्स, कोऑपरेटिव्स या गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स आते हैं। ऐसे सोर्सेज कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं और ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही ऐसे लोन्स दिए जाते हैं। इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किसी रेट के अनुसार ही होती है, जो कि अभी 5 से 8 to 10% के बीच में है। लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं उसमें मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ये लोग कभी 15-25% जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स भी चार्ज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसे इनफॉर्मल सोर्सेज के बदले लोग फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले सकें, ताकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर रहे लॉन्ग टर्म में। इनफॉर्मल सोर्सेज बिना किसी डॉक्यूमेंट के जनरली लोन्स इशू कर देते हैं, जबकि जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं उसमें काफ़ी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट ऐसे पेपर वर्क्स को कंपलसरी रखती है, ताकि जैसा हमने देखा था कोलैटरल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होते हैं ऐसे फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने के लिए। इसीलिए जो रूरल हाउस होल्ड के लोग होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं या फिर इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं अपने साथ, ऐसे लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन ले लिया करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 15 से 20 मेंबर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये रूरल रीजन्स में क्या होता है कि कई सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ पैसा साथ में जमा कर लेते हैं और जब भी किसी मेंबर को मदद चाहिए होती है तो वो उसका एक छोटा सा भाग उसे दे देते हैं। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को गवर्नमेंट भी प्रमोट करने की कोशिश करती है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये मोहम्मद यूसुफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला है और ये 1970s में शुरू हुआ था। इसके मेंबर्स और विलेज कितने विलेजेस में फैला हुआ है इसे आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार देख लें। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला हम लोग आते हैं ग्लोबलाइजेशन पर। ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन एक से ज्यादा कंट्रीज में। इन्वेस्टमेंट, एमएनसीज के द्वारा जो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स होता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए, मतलब ऐसी एमएनसीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करे और पैसा इकोनॉमी में आए, इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स लेती है। अगला है एमएनसीज इन्वेस्ट कैसे करती हैं किसी भी नए कंट्री में। इसके 3 तरीके हैं। किसी लोकल कंट्री के साथ जॉइंटली, किसी लोकल कंपनी को खरीद लेना, या फिर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के पास ऑर्डर्स प्लेस कर देना। इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जैसे मारुति सुजुकी। तो सुजुकी एक इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन उसने मारुति के साथ जॉइंटली एक कंपनी लॉन्च की कार्स बनाने की, जो कि उसे भी काफ़ी प्रॉफिट देकर गया। कई बार छोटे कंपनीज को खरीद लेती है बड़ी कंपनीज। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की जो डील हुई थी, मतलब वॉलमार्ट ने काफ़ी सारा स्टेक खरीद लिया था फ्लिपकार्ट का, मतलब वॉलमार्ट ही अब फ्लिपकार्ट की एक तरह से हम कह सकते हैं ओनर है। प्लेसिंग ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, तो क्या होता है ये जीन्स और शूज़ जैसी इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि जो शूज़ आपकी बनती हैं वो फैक्ट्रीज में बनने के बजाय छोटे प्रोड्यूसर्स के पास बनती है, जो कि कम दाम में ही वो काम करवा देते हैं अपने स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू। ऐसी कंपनी जैसे लीवाइस जीन्स जो आती है
वो कई सारे छोटे प्रोड्यूसर्स को बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में देती है क्योंकि वहां लेबर का कॉस्ट काफी कम है। अगला है ग्लोबलाइजेशन, रैपिड इंटरकनेक्शन का प्रोसेस है कंट्रीज के बीच में। ट्रेड बैरियर, तो ट्रेड बैरियर क्या होता है कि इंपोर्ट्स पर या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर जब गवर्नमेंट एक रोक लगाने की कोशिश करती है उसे ही हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। लिबरलाइजेशन, जब इसी ट्रेड बैरियर को हटाया जाता है। हमारी कंट्री में काफ़ी सालों तक, मतलब हमारी आज़ादी के करीब 40-50 सालों तक ऐसे ही ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे ताकि हमारी जो अपनी कंपनीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन से। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी पॉलिसी नहीं होती। हमारे कंपनीज जो कि कॉम्पीट नहीं करती हैं वो ग्लोबल कंपनीज के साथ, तो उनकी स्टैंडर्ड्स भी ऊंची नहीं होती और लोगों को भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। ऐसा ही समझकर 1991 में हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और उसके बाद इंडिया ने एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइज करना चाहती है इंटरनेशनल ट्रेड को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के नंबर आप देख लें, ये हर एंड से मतलब ईयर टू ईयर चेंज होते रहता है। ग्लोबलाइजेशन और इंडिया, तो इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ है? ये सिंपल सा चीज़ है कि एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, जिससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हुई है। टॉप इंडियन कंपनीज खुद एक एमएनसी बनकर उभरी है। जैसे आप देख सकते हैं टीसीएस जैसी कंपनीज जो इंडिया की ही अपनी कंपनीज हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा है ग्लोबलाइजेशन के बाद। कुछ लार्ज कंपनीज इमर्ज करके एमएनसीज के रूप में आई हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये SEZs कहते हैं जो इन्हें, ये ऐसे रीजन्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ रीजन्स में काफ़ी अच्छे रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और लैंड को क्लियर करके कंपनीज को प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट्स लाएं और ग्रोथ के, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके हमारे कंट्री में। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स असल में काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी ग्रो नहीं कर पाया हमारे देश में, क्योंकि जिसे रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वो काफ़ी जल्दी अप्रूवल नहीं देती है हमारी कंट्रीज में नए एमएनसीज को लेकर। इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन चैप्टर भी खत्म हुआ। हमने ये तीनों चैप्टर्स एक ही वीडियो में कर लिए हैं। आज के क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं कि हु एस्टेब्लिश्ड द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, और इसके साथ ही व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। आप इसके आंसर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।